बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार आता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम इस बार डिस्कस करेंगे तो पेपर के हवाले से बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आ सकते हैं कि डिराइव रिलेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, लाइक न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। आज हम कुछ चीज़ की मदद से ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये पता लगाएंगे कि अर्थ का मास कितना है, ज़मीन का मास कितना है, ठीक है। आम जो लोगों का मास होता है वो कार्बन आपके पास 65 है ना, कि इधर के लिए 65 है, लेकिन हम इस पूरी ज़मीन के फार्मूले की मदद से मास पता करेंगे। उस फार्मूले को कहा जाता है न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला। और ये फार्मूला किससे डिराइव किया, किस तरह डिराइव किया, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। कल की क्लास में मौजूद थे, उस अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने ये फार्मूला है कैसे डिराइव किया था, ठीक। अच्छा, अब प्रोसेस मिलेगा। मास ऑफ अर्थ, कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर बॉडी, एक बॉडी को हमने ख्याल किया, कंसीडर किया। कहाँ पे? एक ऐसी बॉडी जिसका मास क्या है, m। बॉडी का मास हमेशा m होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे कंसीडर किया बॉडी को? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ पे कंसीडर किया? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जमीन, ये अर्थ, इसके सरफेस पर हमने एक बॉडी कंसीडर किया, कि हमने ये कंसीडर किया कि बॉडी जमीन के ऊपर मौजूद है, जमीन की सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज m। हमने मास ऑफ अर्थ को क्या कंसीडर किया, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज r। हमने me को मास ऑफ अर्थ कंसीडर किया, ठीक है, और re को रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब ये है जमीन का सेंटर से लेके जमीन के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, जमीन के सेंटर से जमीन का जो सरफेस है ना, वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमने उसको आगे से रिप्रेजेंट किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जो कि हमने कल डिराइव किए थे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि कायनात में जो दो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे के फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, ठीक है। उसका मास, बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज गिवन बाय। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कल जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास कुछ इस तरह था ना। कल जो फार्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास यहाँ नीचे इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, F इज इक्वल्स टू Gm1 M2 और R स्क्वायर था। लेकिन मैंने इसी फार्मूले को थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करके F इज इक्वल्स टू G, सही है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, M1 की जगह पे मैंने मास ऑफ अर्थ को ले लिया, Me कर दिया, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो दो बॉडी है ना, दो बॉडी है, वो हमारे पास अर्थ और एक ही बॉडी आप बॉल कंसीडर कर सकते हैं। इसको, इस बॉडी को क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक ही बॉल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने परसों की क्लास में दो लड़कों को सामने लेके आया, ठीक है, तो हमारे पास हमने कोशिश की हम दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मालूम करें। बिल्कुल इसी तरह आज हम अर्थ पूरी जमीन को ले रहे हैं और एक बॉल को ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक अर्थ है, इसके ऊपर एक बॉडी है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे को खींच रहे हैं। उस वक्त उसका जो फार्मूला बनेगा वो F इज इक्वल टू कैपिटल G, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m की मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी, और r स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की स्क्वायर। We know that, हम जानते हैं, the force of attraction of earth on body is equal to the weight of body। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे ये कहा, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो जो फोर्स है वो दरअसल वेट के बराबर होता है, सही है। और वेट जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, mg के।
हाँ mg के बराबर होता है ना वेट। क्यों कैसे बराबर होते हैं mg के? क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma था ना, लेकिन जब ग्रेविटी की बात हो तो फोर्स वेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, m तो कांस्टेंट है, a जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो F ma से ही ये डिराइव हुआ है F W g। ये W यहाँ पे दरअसल क्या है? ये W यहाँ पे दरअसल क्या है? वेट। W यहाँ पे क्या है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस F की वैल्यू W की वैल्यू का mg कंसीडर करते हुए इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। और दिस वैल्यू इन, आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें, इक्वेशन 1 में हम फोर्स की जगह पे अब हम क्या करेंगे, mg करेंगे। तो ये जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, हमारे पास f की जगह पे हम क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो फार्मूला होगा वो mg = g कैपिटल M E, ठीक है, m और रेडियस ऑफ अर्थ की स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखें, ये m, इस m को मैं इक्वेशन के साइड पे भेजूँ, या ये बात ध्यान रखिए, बात सब ध्यान रखिए, बस प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन हो, इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई सेम चीज आ जाए, ऐसा नहीं डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज आ जाए तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में कोई सेम चीज आ जाए तो भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी m और m को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या अगर ये समझ में नहीं आया कि इस m को इस साइड पे भेज दे तो इक्वेशन में डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा, फिर भी आप m और m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचे वो क्या होता है, g = कैपिटल G m e और r e की होल स्क्वायर, ऐसा ही बच गया ना। यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, मालूम करने जा रहे हैं। Stop writing. Everyone stop writing. See here. जब मास ऑफ अर्थ मालूम करने जा रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ एक साइड पे होना चाहिए, बाकी सारी चीजें एक साइड पे होना चाहिए। तो मैं मास ऑफ अर्थ को निकालने जा रहा हूँ ना, तो जी कहाँ चला जाएगा, ऊपर ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आर ही कहाँ चला जाएगा, हाँ न्यूमरेटर। अब जरा आप देखिए तो मैं एम ई अगर इस तरह लिखूं तो ये तो हम बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एम ई कहाँ पे चला जाएगा, जी के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। आर ई इस साइड पे आते हैं, आर ई स्क्वायर बन जाएगा, और एम ई कहाँ पे आ जाएगा, इसके जी इसके कहाँ पे आ जाएगा, जी इसके दोबारा इसको और से देखें। अच्छा हमने एम ई देखो, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। एम ई एक साइड पे होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तो जी और आर ई को साइड पे भेजना पड़ेगा, इक्वेशन के दूसरे साइड पे भेजना पड़ेगा। तो एम ई फर्ज कर ले इस साइड पे है, ठीक है, तो जी को मैं उस साइड पे भेजूँ, यहाँ पे जी है ना स्मॉल जी, कैपिटल जी को इस साइड पे भेजूँ तो जी के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अच्छा और एम यहाँ पे क्या चीज बच जाएगी, नीचे क्या चीज बच जाएगा, आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ के साथ। तो देखो जी आर ई स्क्वायर और जी एम ई किसके बराबर है, जी आर ई स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ये कैसे आया समझ में आया। यहाँ पे देखें ना, एम ई एक साइड पे रखेंगे अकेला, जी को इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन दूसरे साइड पे भेज दें तो दूसरी साइड से जी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में जी के नीचे आएगा, इस साइड पे भेजने से कहाँ जाएगा, इस जी के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज बच गई, इसके नीचे क्या चीज बच गई,
आर ई स्क्वायर हम एम ई के हिसाब से क्वेश्चन के दूसरे साइड पे नहीं रखेंगे, हम इसको उस साइड पे भेज देंगे। उस साइड पे भेजने से वो नीचे नहीं आएगा, बल्कि कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना, वहाँ क्वेश्चन के दूसरे साइड पे न्यूमरेटर में यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों की, जीरो आर स्क्वायर, तो यही हुआ, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे सरल, अब ये बात क्लियर है। अब कुछ वैल्यूज जो कि आपको याद रखना होगा और आपके बुक में कांस्टेंट है। जी की वैल्यू क्या है आपके पास, 6.67 बेटा मैं आपसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछ रहा हूं, 9.8, लेकिन आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 पुट करें 9.8 टू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आती है यहाँ जी, यहाँ पे पुट करेंगे ना वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ हम इंशाल्लाह आगे जाके फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है ना आपके पास, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ठीक है, वो है 6.38 एक्सपोनेंट 6, क्या है 6.38 एक्सपोनेंट 6, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी किसमें मीटर में, जैसा लिया रेडियस ऑफ अर्थ किसमें मीटर में। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.637, गूगल में 6.67 डिवाइड बाय 10 पावर -11। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो जो मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ है वो आता है 6 एक्सपोनेंट 24 के, वो क्या आता है 6 एक्सपोनेंट 24 के। रेडियस से फॉर्मूले की मदद से हम पहले से निकालते हैं, मतलब पहले से नोन लेते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, अगर कोर्स का हिस्सा निकालो या तो वैसे से बुक में दिया आप जो है ना, आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आखिरी क्वेश्चन में आखिरी का आल को कैलकुलेट इधर वो भी आएगा और माइनस भी आएगा, आंसर में -24 10 पावर, ये बेटा माइनस कैसे आएगा, ये उधर लगा हुआ है लाइन पे, कहां लगा वो यहाँ आप ऊपर जाएंगे ना, बताएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आएंगे या आप उसको ऊपर लेके जाके और कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये लिखना है द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट दी मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 एक्सपोनेंट 24 kg। ये जो अर्थ है ना, इसका मास इतना है, इतना kg, इसका क्या मतलब है, एक 6 लगाएं 24 0 लगाएं, इस तरह 0 लगाते जाएं, इसका मतलब ये है 24 जब 0 कंप्लीट होगा फिर kg लगाएं, ना kg इसका मास, जमीन का मास। इसके like